Beta, we are going to start new topic, and new topic is states of matter. Topic under discussion is states of matter. So beta, you know this thing. बेटा हाउ टू म्यूट, मैं आपको बेटा म्यूट कर लेता हूँ. ओके, नो इशू. ओके, तो बेटा टॉपिक अंडर डिस्कशन इज स्टेट्स ऑफ मैटर. बेटा यू आर फेमिलियर के स्टेट्स ऑफ मैटर थ्री हैं. वन ऑफ द स्टेट इज सॉलिड, द अदर स्टेट इज liquid, and the third state is gas. ठीक है. तो जो हमारे जो सिलेबस है उसमें सॉलिड का कंटेंट है. हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे बेटा. और लिक्विड पे कोई कंटेंट नहीं रखा हुआ कैम्ब्रिज ने. और गैसेस पे कंटेंट है. तो हम क्या पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में अकॉर्डिंग टू सिलेबस? सॉलिड्स की डिस्कशन करेंगे और गैसेस की करेंगे. लिक्विड पे कैम्ब्रिज ने कोई कंटेंट नहीं रखा हुआ. राइट. तो बेटा अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो हम सॉलिड को कैटेगराइज करेंगे फोर कैटेगरीज में. पहली सॉलिड की कैटेगरी है जाइंट आयोनिक सॉलिड. ठीक है, जाइंट आयोनिक सॉलिड्स. अब इसमें कौन से सॉलिड्स आएंगे? ऑल आयोनिक कंपाउंड्स. ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर जाइंट आयोनिक सॉलिड्स. ठीक है. जो दूसरी कैटेगरी है सॉलिड्स की बेटा वो है जाइंट मेटालिक सॉलिड्स. जाइंट मेटालिक सॉलिड्स. और इसमें कौन से बेटा सॉलिड्स आएंगे? इसमें मेटल्स आएंगी, ऑल मेटल्स, मरकरी को छोड़ के. ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी लिक्विड है. लेकिन बाकी सारे मेटल्स सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पे. बेटा जो थर्ड कैटेगरी है वो जाइंट कोवेलेंट सॉलिड्स की है. जाइंट कोवेलेंट सॉलिड्स की है. अब जाइंट कोवेलेंट सॉलिड्स वही हैं जो ओ लेवल्स में आपने पढ़े थे आपके सिलेबस में. नंबर वन इज डायमंड. डायमंड जाइंट कोवेलेंट बेटा सॉलिड है. बेटा दूसरा ग्रेफाइट है. तीसरा सिलिकॉन है. थर्ड वन इज सिलिकॉन. एंड फोर्थ वन इज सिलिकॉन फोर ऑक्साइड. सिलिकॉन फोर ऑक्साइड. ठीक है. तो ये फोर जाइंट कोवेलेंट सॉलिड्स हैं जो कि हम डिस्कशन में लेकर आएंगे. और बेटा द लास्ट वन इज सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बेटा ऐसे सॉलिड्स हैं जिस जो सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनके अंदर सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं. इनकी एग्जांपल जैसे आइस. अब आइस में कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? H2O मॉलिक्यूल्स होंगे. ये एग्जांपल है सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड की. दूसरी एग्जांपल सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड की है आयोडीन. आयोडीन भी सॉलिड है. तो उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स हैं बेटा? उसमें I2 मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, I2 इज सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल. इसी तरह बेटा सल्फर भी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे. सल्फर में इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं S8. ठीक है. जस्ट कीप इन माइंड कि सल्फर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो S8 की फॉर्म में होते हैं. फिर इस तरह फास्फोरस भी सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड है. और फास्फोरस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो P4 की फॉर्म में होते हैं. तो ये बेटा है सॉलिड्स की डिटेल जो कि आपको समझनी है. इसमें मोस्टली आपने ओ लेवल में स्टडी किया हुआ स्टफ. ठीक है. यहाँ AS में काइंड ऑफ रिवीजन है. जी बेटा. ओके. सो ना बेटा वन बाय वन हम इसको मूव करते हैं. लेट्स से जाइंट आयोनिक. बेटा आप लोगों ने लिख लिया या लिख रहे हैं? सर 2 मिनट थे सर.
तो बेटा अब हमने वन बाय वन इन सॉलिड्स को एक्सप्लेन करना है, जो कि मोस्टली आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है। बस चलो हम इसको क्विकली एक रिव्यू दे देंगे। ओके। जाइंट आयोनिक सॉलिड्स। तो बेटा जो जाइंट आयोनिक सॉलिड्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? जाइंट आयोनिक सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलेंगे जाइंट आयोनिक लैटिस। लैटिस। जाइंट आयोनिक लैटिस बोलेंगे। ओके। और जाइंट आयोनिक लैटिस में बेटा होते क्या हैं? अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं। लाइक सोडियम आयन के अराउंड क्लोराइड आयंस होंगे, और क्लोराइड आयन के अराउंड सोडियम आयन होंगे। ओके। अब ये एक जाइंट आयोनिक सॉलिड है, राइट? ये है जाइंट आयोनिक सॉलिड। तो इसमें ये बात ध्यान में रखें कि जो एवरी कैटाइन है वो सराउंडेड बाय सिक्स एनाइंस होगा। एवरी कैटाइन इज सराउंडेड सराउंडेड बाय सिक्स एनाइंस। हर पॉजिटिव आयन के अराउंड सिक्स नेगेटिव आयंस होंगे, एंड एवरी एनाइन इज सराउंडेड बाय सिक्स कैटाइन्स, इज सराउंडेड बाय सिक्स कैटाइन्स, राइट? अच्छा। अब बेटा इसमें फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्सप्लेन करूं, ये सोडियम आयन है, लेट से एक्सप्लेन करूं, ये बेटा सोडियम आयन है, ठीक है? तो ये कैटायन है, तो इसके इस तरफ भी नेगेटिव आयन होगा, एनायन होगा। इसके इस तरफ भी नेगेटिव आयन होगा, और इसके इस तरफ भी नेगेटिव आयन होगा। डज इट मेक सेंस? ये तीन हो गए बेटा। इस तरफ भी नेगेटिव आयन होगा, इस तरफ भी नेगेटिव आयन होगा, और इस तरफ भी नेगेटिव आयन होगा। यू गेटिंग दिस थिंग बेटा? तो अब ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एवरी कैटायन इज सराउंडेड बाय सिक्स एनाइंस। इसी तरह एवरी एनाइन विल बी सराउंडेड बाय सिक्स कैटाइंस। हर पॉजिटिव आयंस के अराउंड सिक्स नेगेटिव आयंस होंगे, और एंड वाइस वर्सा। बेटा आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? ये आपसे पूछ सकते हैं, व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। वही ओ लेवल वाला क्वेश्चन है, वही ओ लेवल वाला आंसर है कि आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, और जाइंट आयोनिक लैटिस होता है, और दोनों को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है। जाइंट आयोनिक लैटिस, इस इन दो पॉइंट्स की वजह से हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक लैटिस एंड टू ब्रेक आयोनिक बॉन्ड्स। दैट इज व्हाई आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एनी कंफ्यूजन बेटा? अच्छा बेटा, नो कंडक्टिविटी, सर। कंडक्टिविटी ऑफ करंट, ये भी आपने ओ लेवल में पढ़ा है कि क्या आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सॉलिड सर। स्टेट, जब वो लिक्विड होंगे मतलब मेल्टेड फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। हाँ, सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड्स करंट क्यों कंडक्ट नहीं करेंगे? सर आइंस, नो फ्री मूविंग आइंस हाँ, और इलेक्ट्रॉन्स। yes, do not conduct current because ions are not free to move, because ions are not free to move, not free to move, ठीक है? लेकिन मोल्टन या एक्वस स्टेट में आयोनिक कंपाउंड करंट कंडक्ट करेंगे बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। मोल्टन और एक्वस स्टेट में आयंस आर फ्री टू मूव। फ्री टू मूव। बेटा एक बात जहन में और रखें कि आयोनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल नहीं होते, राइट? आयोनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल नहीं होते। ओके। तो ये बात सर सर ये जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है जिसमें आपने लिखा है स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स, इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हैं। भी लिख सकते हैं। क्योंकि ठीक सर। आयोनिक आयोनिक बॉन्ड असल में है ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वही असल में आयोनिक बॉन्ड होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड आयोनिक बॉन्ड इज द सेम थिंग, राइट। अच्छा, ना बेटा ये बात ध्यान में रखें कि आयोनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ओके। आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट हैव मॉलिक्यूल्स, डू नॉट हैव मॉलिक्यूल्स। क्यों बेटा मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं है? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका एंटायर लैटिस होता है, मॉलिक्यूल नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल NaCl ना, हम लिखते तो हैं NaCl, लेकिन ये NaCl अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। NaCl तो लैटिस की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, लाइक दिस। तो NaCl लैटिस का पार्ट है, इंडिविजुअल NaCl एग्जिस्ट नहीं करेगा। गॉट द आइडिया बेटा? तो इसलिए हम NaCl को मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। जो आयोनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। तो NaCl फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है। इसी तरह MgO भी आयोनिक है। अभी आयोनिक है तो इसे हम फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे, इट्स नॉट मॉलिक्यूल। MgO इज फॉर्मूला यूनिट। तो आयोनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कशन में ला रहे हैं। ओके जी बेटा, लिख लिया ये सब? यस। तो नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड है, वो जायंट मेटालिक सॉलिड है। तो आप जायंट मेटालिक सॉलिड के बारे में यू आर फेमिलियर कि व्हाट इट इज। जायंट मेटालिक सॉलिड का जो लैटिस है, या सॉरी जो स्ट्रक्चर है, उसे हम बोलेंगे। जी बेटा आप लिख रहे थे, वेट बेटा। यस बेटा, आप इससे पिक्चर ले लो और फिर बताओ इफ यू आर डन विथ राइटिंग और नॉट। जायंट मेटालिक सॉलिड, इनके स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? जायंट मेटालिक मेटालिक लैटिस, स्ट्रक्चर। जायंट अच्छा, जायंट मेटालिक मेटालिक। लैटिस बोलेंगे, जायंट मेटालिक लैटिस बोलेंगे। और बेटा ये आपको कह सकते हैं कि ड्रॉ करें। तो तो जो ड्रॉ करना है जायंट मेटालिक लैटिस को, उसका जो डायग्राम है वो वो बेटा आप बनाते रहे हो ओ लेवल्स में। कैसे बेटा ड्रॉ करेंगे जायंट मेटालिक लैटिस को आप? सर, फ्री और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो मेटल लाइंस होंगे। ठीक है, यस, ये आप बना चुके हो बेटा, ओ लेवल में आप बनाते रहे हो। सो पॉजिटिव आयंस और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी बेटा आप डायग्राम बनाओ तो उसको आपने लेबल भी करना है, राइट। तो लेबलिंग में क्या आएगा? पॉजिटिव आयंस आएंगे और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इनको लेबल कीजिए, दिस इज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है? ये पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, फिर आप ओ लेवल से पढ़ते रहे हो कि मेटल्स करंट कंडक्ट करती हैं बेटा। तो क्यों करंट कंडक्ट करती हैं? मेटल्स कंडक्ट करंट। फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, सर, फ्री फ्री मूविंग मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज। या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स करंट कंडक्ट करती हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फिर बेटा दूसरा, आप ओ लेवल से पढ़ते आए हो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का। तो मेटल्स का हाई सर, मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग। strong force of attraction between delocalized electrons and ions, metal हाँ, ions. जो कि असल में मेटालिक बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पॉजिटिव आयन जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, उसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो आप शॉर्ट वे में लिखना चाहो तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, और लॉन्ग वे में लिखना चाहो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा बेटा इसका है जायंट मेटालिक लैटिस। और दोनों को हाई एनर्जी चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का हाई होता है। तीसरी चीज बेटा, मेटल्स मैलिएबल होती हैं।
मैलिएबल ये भी ओ लेवल में पड़ा हुआ है, मैलिएबल एंड डक्टाइल होती हैं। उसकी वजह क्या है कि लेयर्स ऑफ पॉजिटिव आयंस हैं और एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड कर सकती है। लेयर्स ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड वन लेयर कैन स्लाइड ओवर द अदर, कैन स्लाइड ओवर द अदर। ठीक है, तो बेटा ये डिस्कशन है जाइंट मेटालिक सॉलिड की। अब अगर आप लोगों ने लिख लिया तो मैं आगे मूव करूं बेटा। सर So now बेटा the next thing is giant covalent solids। giant covalent solids में giant covalent solids में जी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, ओके। सो giant covalent solids में बेटा द वेरी फर्स्ट इज डायमंड। डायमंड के बारे में भी बस सिर्फ एक दो पॉइंट न्यू है, बाकी सारा ओ लेवल की डिस्कशन है। डायमंड का बेटा स्ट्रक्चर आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर इज जायंट कोवेलेंट लैटिस। क्या? जायंट कोवेलेंट लैटिस। और बेटा इसका जो डायग्राम है डायमंड का वो आपको आना चाहिए। तो डायमंड में क्या होता है बेटा? एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन 3 more एटम्स। carbons. Sorry, 4 more carbons. फोर कार्बन एटम्स, ओके। डायमंड में हर कार्बन इज टेट्राहेड्रल। एवरी कार्बन इन डायमंड इज टेट्राहेड्रल। तो जब टेट्राहेड्रल है हर कार्बन, तो बेटा बॉन्ड एंगल विल बी कितना होगा? 109.5 डिग्री। ओके, सो ये बेटा पता होना चाहिए कि एवरी कार्बन इज टेट्राहेड्रल। एवरी, क्योंकि हर कार्बन के फोर बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर हैं, तो इस वजह से एवरी कार्बन इज सर टेट्राहेड्रल। SiO2 भी तो आएगा। जी बेटा, इसमें वो SiO2 भी तो आएगा जायंट कोवलेंट सॉलिड्स में। हाँ वो आगे आएगा। जायंट कोवेलेंट सॉलिड्स फोर तरह के हैं जो आपके सिलेबस में सर है। तो जी, वो भी टेट्राहेड्रल ही होता है। उसमें सिलिकॉन टेट्राहेड्रल सेंटर्स हैं। ठीक है सर। सिलिकॉन उसमें टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल नहीं होगा। ओके, और दूसरा बेटा इसमें हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। डायमंड में एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि हर कार्बन के फोर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फिर बेटा डायमंड जो है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? तो ये ओ लेवल वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल जिस तरह ओ लेवल में आंसर करते थे उस तरह एएस में भी आंसर करें कि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और जाइंट कोवेलेंट लैटिस है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड जाइंट कोवेलेंट लैटिस, तो जिनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जाइंट कोवेलेंट लैटिस दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा, तो तब डायमंड मेल्ट होगा। तो दोनों को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। इसी तरह बेटा डायमंड जो है ना वो डज नॉट कंडक्ट करंट। तो डायमंड करंट क्यों नहीं कंडक्ट करता? क्योंकि इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। सर ये डायमंड मैक्रो मॉलिक्यूल है या बस सिर्फ कोवेलेंट लैटिस है उसका? मैक्रो मॉलिक्यूल है बेटा, द एंटायर स्ट्रक्चर इज वन मॉलिक्यूल। तो जाइंट कोवेलेंट लैटिस की वजह से डायमंड इज मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं ये सारी आपने ओ लेवल्स में पढ़ी हुई है। सिर्फ ये बात आप पहली दफा पढ़ रहे हैं कि हर कार्बन डायमंड का sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बाकी सारी डिटेल आपने पढ़ी हुई है ओ लेवल्स में। जी बेटा मुझे समझ नहीं आई आपने क्या लिखा है।
ये किसी बच्चे ने चैट में कमेंट किया है, आई डोंट नो कि व्हाट इज राइटिंग। लैटिस का क्या बेटा पूछ रहे हो आप? स्पेलिंग? ओके, अच्छा। बेटा यू आर डन विद राइटिंग? यस सर। शुड आई मूव फर्दर? ओके, ग्रेफाइट, राइट। नेक्स्ट थिंग इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी मैक्रोमोलिक्यूल है, और इसका जो लैटिस है वो जायंट कोवेलेंट लैटिस है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को इन जनरल हम बोलेंगे जायंट कोवेलेंट लैटिस। जायंट कोवेलेंट लैटिस तो है, लेकिन बेटा ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसमें हेक्सागोनल रिंग्स हैं। देखो ये जो मैंने कार्बन ये बनाए हैं, ये रिंग है कि नहीं? क्लोज स्ट्रक्चर है, तो ये रिंग है। और इस रिंग में कितने कार्बन एटम हैं? 6 सर। 6 कार्बन एटम है, इसलिए हम इसे हेक्सागोनल रिंग बोलेंगे। अब इन हेक्सागोनल रिंग्स की लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट में, तो ये लेयर कंटिन्यू करती है। हम इतनी ज्यादा बना नहीं सकते, तो इसलिए हम एक पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये आपके सामने पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है, ओके। तो ये हेक्सागोनल लेयर्स, हेक्सागोनल रिंग की लेयर्स हैं। एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान क्या होती है बेटा? TDID होती है, टेम्परेट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स या वीक वैन फोर्स। वीक वंडरवॉल फोर्स असल में क्या है? असल में TDID है, ठीक है। टेम्परेट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है, क्योंकि ग्रेफाइट नॉन पोलर है। एक जैसे एटम्स है ना, एक जैसे एटम्स हों तो फिर जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट विल बी TDID। नॉन पोलर में टेम्परेट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स होती है। तो ये बेटा क्या है? ये वीक वैंडरवॉल फोर्स है, वीक वैंडरवॉल फोर्स, जिसे हम TDID भी कहते हैं, ओके। अच्छा बेटा, जो ग्रेफाइट है ये जरा गौर से सुने बेटा। ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम्स के 3 बॉन्ड्स हैं बेटा, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री है। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ग्रेफाइट में बॉन्ड्स 3 हैं हर कार्बन के, तो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। जैसे ये कार्बन देखो तो इसके 3 बॉन्ड हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री। ये कार्बन देखो तो इसके 3 बॉन्ड हैं, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री। ये कार्बन देखो तो इसके 3 बॉन्ड हैं, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री। तो ग्रेफाइट में हर कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। एवरी कार्बन हैज 3 बॉन्ड्स, ठीक है। सर ये भी sp3 नहीं, हाइब्रिडाइज्ड होगा। ग्रेफाइट का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। सर इसमें तो डबल दो के बॉन्ड तो हमने नहीं है। रूल्स ये पढ़े थे कि जिस एटम का डबल बॉन्ड होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। लेकिन यहाँ कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, सारे कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स हैं। लेकिन चूंकि कार्बन में एबिलिटी है 4 बॉन्ड्स बनाने की, और ग्रेफाइट में वो एक बॉन्ड कम बना रहा है, इसलिए हम ये कंसिडर करेंगे कि एवरी कार्बन ग्रेफाइट का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ग्रेफाइट का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो आप ये समझे कि ये एक एक्सेप्शन है। बाकी वो जो रूल मैंने बताया था वो हर जगह चलेगा आपका, कि जिस एटम का डबल बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये रूल बताया था ना मैंने। तो बस ग्रेफाइट को एज एन एक्सेप्शन समझ लें कि इसके कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और बाकी हर एटम के लिए वो रूल लगाएं कि जिसका डबल बॉन्ड होगा उसके sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। फिर बेटा ग्रेफाइट हैज
इसके स्ट्रक्चर में ही क्या है, लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स हैं बेटा, और वन लेयर कैन स्लाइड ओवर द अदर, वन लेयर कैन स्लाइड ओवर द अदर। ठीक है। अच्छा, फिर बेटा ग्रेफाइट का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? strong covalent bonds हाँ शाबाश, वही and आंसर है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड जाइंट कोवेलेंट लैटिस, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड जाइंट कोवेलेंट लैटिस which require high energy to break down। ठीक है। फिर बेटा ग्रेफाइट करंट कंडक्ट करता है क्योंकि ग्रेफाइट में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ग्रेफाइट कैन कंडक्ट करंट। ठीक है। सर और स्क्रॉल डाउन सर, मुझे नजर नहीं आ रहा सर, नीचे जो आप लिख रहे ओके ओके, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट करंट, अब आ रहा है बेटा? हैं। जी सर अब आ रहा है। अच्छा, और फिर बेटा एक और जो चीज आपने ओ लेवल्स में पढ़ी थी कि ग्रेफाइट इज स्लिपरी या ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, तो सर लेयर स्लाइड करते हैं ऊपर से। हाँ शाबाश, ग्रेफाइट स्लिपरी या सॉफ्ट इसलिए है कि वन लेयर कैन स्लाइड ओवर द अदर। ठीक है। तो ग्रेफाइट में लेयर्स हैं और एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड कर जाती है, इसलिए ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। जी बेटा, ये ऊपर कोई डायमंड का स्ट्रक्चर पूछा कोई स्टूडेंट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी।